हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमें पढ़ना है बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 4। तो आज हमें कवर करना है बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स एंड पॉलीसेकेराइड। तो चलिए हम बायोमैक्रोमोलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था जो थिक स्लरी हमें मिला था, हमने लिविंग टिश्यू का जो हमने थिक स्लरी बनाया था, फिर हमें उसे फिल्ट्रेट किया था। तो हमें दो पोर्शन मिले थे, एक था एसिड इनसॉल्यूबल पूल और दूसरा था एसिड सॉल्यूबल पूल। तो हमने ऐसे बनाया था स्ट्रक्चर। जो नीचे हमें मिला था हमने उसे कहा था एसिड सॉल्यूबल पूल। क्या कहा था हमने? एसिड सॉल्यूबल पूल। और जो ऊपर रह गया था हमने उसे क्या कहा था? हमने उसे कहा था एसिड इनसॉल्यूबल पूल। क्या कहा था? एसिड इनसॉल्यूबल पूल। एसिड इनसॉल्यूबल पूल। तो हमने यहाँ पे देखा कि एसिड इनसॉल्यूबल पूल और एसिड सॉल्यूबल पूल हमें मिला था जब हमने एक लिविंग टिश्यू को हमने ग्राइंड करके मोर्टार पेस्टल के हेल्प से हमने ग्राइंड किया था। फिर हमने उसे फिल्टर किया तो हमें दो पोर्शन मिले। सबसे पहला था एसिड इनसॉल्यूबल पूल और दूसरा था एसिड सॉल्यूबल पूल। जो एसिड इनसॉल्यूबल पूल के अंदर जो मॉलिक्यूल मिले थे, यहाँ पे एसिड इनसॉल्यूबल पूल जो ऊपर ही रह गए, फिल्टर होकर नीचे नहीं आ पाए, तो हमें उसे बोलते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं बायोमैक्रोमोलिक्यूल। क्या कहते हैं हम उसे? बायोमैक्रोमोलिक्यूल। तो हम लिखें यहाँ पे कौन कौन से मॉलिक्यूल मिलते हैं एसिड इनसॉल्यूबल पूल के अंदर? यहाँ पे 4 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिलते हैं एसिड इनसॉल्यूबल पूल के अंदर। तो उसके अंदर सबसे पहला है जो मिलता है कंपाउंड, इसमें सबसे पहला है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, एंड लिपिड। ओके। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि एसिड इनसॉल्यूबल पूल के अंदर हमें 4 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलते हैं। 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला है प्रोटीन, दूसरा है न्यूक्लिक एसिड, तीसरा है पॉलीसेकेराइड और चौथा है लिपिड। जो एसिड इनसॉल्यूबल पूल के अंदर जो मिलते हैं कंपाउंड, उनका जो होता है मॉलिक्यूलर वेट, तो हम लिखें, यहाँ पे हम लिखते हैं एसिड इनसॉल्यूबल पूल के अंदर जो मिलते हैं, एसिड इनसॉल्यूबल पूल के अंदर जो कंपाउंड मिलते हैं, कौन कौन से मिलते हैं? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड। 4 कंपाउंड होते हैं, वो एसिड इनसॉल्यूबल पूल में अंदर प्रेजेंट होते हैं। हमें लिपिड को काउंट नहीं करना है, तो हम लिखें एक्सेप्शन ऑफ लिपिड। हमें लिखें एक्सेप्शन ऑफ लिपिड, exception of lipids, molecular weights in the range of 10,000 Dalton 10,000 Dalton and above। हमने यहाँ पे देखा था जो एसिड इनसॉल्यूबल पूल के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, हमें लिपिड को काउंट नहीं करना है। लिपिड के अलावा जो भी कंपाउंड मिलते हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 10,000 डाल्टन या उससे ज़्यादा होता है। एसिड इनसॉल्यूबल पूल के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन या इससे ज़्यादा होता है। लिपिड को हमें काउंट नहीं करना है, लिपिड एक्सेप्शन है, वो हम आगे देखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं एसिड सॉल्यूबल पूल के अंदर जो कंपाउंड मिलते हैं, एसिड सॉल्यूबल पूल के अंदर जो कंपाउंड मिलते हैं, तो हम लिखें एसिड सॉल्यूबल पूल के अंदर जो कंपाउंड मिलते हैं
एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर जो कंपाउंड मिलते हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 18 डाल्टन से लेकर 800 डाल्टन तक। तो हम लिखें जो कंपाउंड होता है उनका मॉलिक्यूलर वेट्स ranging from 18 डाल्टन to 18 डाल्टन टू अराउंड 800 डाल्टन। डाल्टन को DA भी हम लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इतना होता है। अप्रॉक्सीमेटली जो एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर जो कंपाउंड मिलते हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट का जो रेंज होता है वो 18 से लेकर अराउंड 800 डाल्टन तक का होता है। डाल्टन को हम DA से भी लिख सकते हैं। आई होप आपको इतने अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद हमें लिखना है फॉर दिस वेरी रीज़न जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो केमिकल कंपाउंड होते हैं। हमने पहले भी देखा था बायोमॉलिक्यूल्स क्या है, केमिकल कंपाउंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो हम लिखें फाउंड इन जो बायोमॉलिक्यूल होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी बायोमॉलिक्यूल मिलते हैं वो कितनी टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, तो हम लिखें बायोमॉलिक्यूल्स। बायो का मीनिंग होता है लिविंग। जो लिविंग के अंदर से कंपाउंड मिलते हैं हम उसे क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल। कहाँ पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के। वो कितने टाइप के होते हैं, R of 2 टाइप। कितने टाइप के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। तो सबसे पहला हमें लिखना है 1 those which have molecular weights हम पहले लिख लेते हैं, बाद में अच्छे से समझेंगे। 1 those which have molecular weights less than 1000 डाल्टन, less than 1000 डाल्टन and 1000 डाल्टन and are usually referred to as micromolecule or simply biomolecule सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 1 those which have molecular weights less than 1000 डाल्टन and are usually referred to as micromolecules or simply molecules। हमने यहाँ पे देखा था जो एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर आते हैं उनका हमने देखा था जो मॉलिक्यूलर वेट था वो कितना था, 18 से लेकर 800 डाल्टन तक का था। 18 से लेकर 800 डाल्टन तक का था अप्रॉक्सीमेटली हमने देखा था। तो हमने यहाँ पे क्या कौन सा पॉइंट लिखा, those which have molecular weight less than 1000 डाल्टन। तो लेस देन 1000 डाल्टन वाले मॉलिक्यूल थे वो कहाँ पाए गए थे, एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर पाए गए थे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर जो कंपाउंड पाए जाते हैं हम उन्हें कहते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स, या फिर हम उसे सिंपली कह सकते हैं बायोमॉलिक्यूल, सिंपली बायोमॉलिक्यूल। आई होप आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, लेस देन 1000 डाल्टन। तो जो एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर हमने देखा था तो उसका मॉलिक्यूलर वेट था 18 से लेकर 800 डाल्टन तक का, तो वो 1000 डाल्टन से कम ही हुआ। तो यहाँ पे जो एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर जो कंपाउंड पाए जाते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल या सिंपली बायोमॉलिक्यूल भी हम कह सकते हैं।
आई होप आपको इतना अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अब हमें दूसरा पॉइंट बनाकर लिखना है वाइल दोज, इसे भी पहले लिख लेते हैं फिर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। वाइल दोज which are found in the acid insoluble pool या फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन आर कॉल्ड मैक्रोमोलेक्यूल्स और बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स। सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं वाइल दूसरी जगह कौन से कंपाउंड है, दोज विच आर फाउंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, जो हमने बनाया था तो जो ऊपर ही रह गए हमने उसे क्या कहा, वो फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल। जो एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर जो कंपाउंड मिलते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं माइक्रोमोलेक्यूल। क्या कह सकते हैं, हम उन्हें कह सकते हैं मैक्रोमोलेक्यूल या फिर हम कह सकते हैं बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स। ये थोड़े से बड़े कंपाउंड होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है तो वो ऐसे पास आउट नहीं हो सकते हैं फिल्टरेट से, तो हम उन्हें क्या कहते हैं मैक्रोमोलेक्यूल या फिर कह सकते हैं बायोमैक्रोमोलेक्यूल। एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर पाए जाते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब हमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, जैसे मॉलिक्यूल्स इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में जो पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में जो मिलते हैं, इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलते हैं, लिपिड को हमें छोड़ देना है तो हमें लिखें एक्सेप्शन ऑफ लिपिड आर पॉलीमेरिक सब्सटेंस जो मॉलिक्यूल इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलते हैं, लिपिड को हमें नहीं काउंट करना है, तो वो कैसे होते हैं पॉलीमेरिक सब्सटेंस। बहुत बड़ी बड़ी चेन होती है मॉलिक्यूल की, तो हम उसे क्या कहते हैं पॉलीमेरिक सब्सटेंस। वो बड़े बड़े होते हैं तो इसीलिए वो फिल्टर से पास आउट नहीं हो सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब हमें नेक्स्ट लिखना है, जैसे अब हमें लिपिड को हमने एक्सेप्शन माना था, तो अब हम लिपिड को जैसे समझ लें, जो लिपिड्स होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं होता है। तो हम लिखें जो लिपिड्स होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं होता है, तो हम लिखें लिपिड्स whose molecular weights जो मॉलिक्यूलर वेट होता है लिपिड का वो डू नॉट एक्सीड 800 डाल्टन। जो लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं होता है, तो हम लिखें 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं होता है, तो हम सोच सकते हैं कि वो कहाँ आना चाहिए, एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर आना चाहिए। तो हम लिखें कम अंडर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, इनसॉल्युबल फ्रैक्शन या फिर कह सकते हैं हम मैक्रोमोलेक्यूलर फ्रैक्शन। हम समझ सकते हैं जैसे लिपिड है उसका मॉलिक्यूलर वेट है वो 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं है, तो हम सोच सकते हैं कि वो एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर आना चाहिए, बट वो क्या कहते हैं कि वो कहाँ आता है, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर आता है। या फिर हम कह सकते हैं मैक्रोमोलेक्यूलर फ्रैक्शन, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर पाए जाते हैं, तो लिपिड भी वहाँ ही पाया जाता है।
तो लिपिड वहाँ क्यों पाया जाता है, अब हमें वो समझना है। लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट तो 800 डाल्टन से कम है, तो लिपिड सॉल्युबल पूल के अंदर आना चाहिए, तो क्यों नहीं आ रहा है, तो हमें ये समझना है। लिपिड्स हम लिखें पॉइंट बनाकर, लिपिड्स कैसा मॉलिक्यूल है, स्मॉल मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल है, तो स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट लिपिड्स कंपाउंड्स, जो लिपिड के कंपाउंड होते हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल होता है। वो कहाँ पाए जाते हैं, वो जो लिपिड होते हैं, हमने देखा था जो सेल की हमने मेम्ब्रेन बनाई थी, तो उसके अंदर हमने देखा था ऐसे हमने लिपिड बनाए थे, ऐसा पूरा हमने सेल मेम्ब्रेन बनाई थी तब हमने बनाया था। तो जो लिपिड होते हैं ना, एज सच अकेले प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो साथ में ही प्रेजेंट होते हैं। तो हम लिखें पॉइंट बनाकर, ऐसे लिपिड अकेला प्रेजेंट नहीं होता है, साथ में लिपिड प्रेजेंट होते हैं। तो हमें उसका एक्सप्लेनेशन अब समझना है, तो हम चलिए समझते हैं, थोड़ा इसे रब कर दें। तो हमें लिखें प्रेजेंट नॉट ओनली एज सच, प्रेजेंट नॉट ओनली एज सच, अकेले प्रेजेंट नहीं होते, बट ऑल्सो अरेंज्ड into structures like cell membrane and other membrane कहाँ पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन या अदर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। तो हम समझ लें, जैसे लिपिड होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल होता है, जो लिपिड के कंपाउंड होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल होता है। वो प्रेजेंट नॉट ओनली एज सच, अकेले प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट ऑल्सो अरेंज्ड इनटू स्ट्रक्चर्स लाइक सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, अदर मेम्ब्रेन जैसे कि हम समझ सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में भी लिपिड प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, वहाँ भी लिपिड प्रेजेंट होते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि लिपिड होता है ना, वो अरेंज्ड कैसे होता है, वो साथ में अरेंज्ड होता है, अकेला लिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। वो कैसे ऐसे बन जाता है, जो वेसिकल के फॉर्म बना लेता है, ऐसे वेसिकल का फॉर्म बना लेता है। इंडिविजुअल जो लिपिड का मॉलिक्यूल है ना, उसका है ना मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल है, बट वो इंडिविजुअल एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में आ ही नहीं सकता। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हमें लिखना है नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखते हैं हम, जैसे when we grind a tissue we are disrupting the cell structure, cell membrane and other membranes are broken into pieces, are form vesicles which are not water soluble, अब हमें समझना है, when we grind a tissue we are disrupting the cell structure। जब हम टिश्यू को ग्राइंड करते हैं, टिश्यू किससे मिलकर बना होता है, सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, सेल से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू बनता है। जब हम उसे ग्राइंड करते हैं टिश्यू को, तो जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, जो इंडिविजुअल हमने सेल बनाया था एक, जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो भी डिस्टर्ब होता है। तो सेल के स्ट्रक्चर में सेल मेम्ब्रेन भी आती है,
वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। उसका मतलब होता है जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बनी हुई होती है, तो वो लिपिड का भी ब्रेकडाउन होता है। तो जो लिपिड का ब्रेकडाउन होता है, ऐसे टुकड़ों में बढ़ जाता है लिपिड और फिर वेसिकल का फॉर्म हो जाता है, वेसिकल जैसा फॉर्म बन जाता है। वो इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करती, वेसिकल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और जो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं। एक इंडिविजुअल लिपिड का मॉलिक्यूल है, उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, बट वो ऐसे एक साथ वेसिकल फॉर्म करते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए वो वाटर सॉल्युबल फ्रैक्शन में आ नहीं पाते हैं। एक बार और समझ लें, जैसे व्हेन वी ग्राइंड अ टिश्यू, जब हम टिश्यू को ग्राइंड करते हैं तो वी आर डिस्टर्बली द सेल स्ट्रक्चर, जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वो भी ग्राइंड हो जाता है। सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी, उसका भी ब्रेकडाउन हो जाता है। तो हम लिखें सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन आर ब्रोकन इनटू पीसेस, वो पीसेस में उसका पीसेस में उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। वो क्या फॉर्म करते हैं, वेसिकल का फॉर्म बन जाता है, विच आर नॉट वाटर सॉल्युबल, जो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब हमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, जैसे देयरफॉर थोड़ा इसे रब कर ले, इसे पूरा सा रब कर देते हैं हम। देयरफॉर these membrane fragments these membrane fragments in the form of vesicles vesicles get separated along with the acid insoluble pool and hence in the macromolecular fraction उसका मीनिंग हमें समझना है। जैसे देयरफॉर दीज मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, जो मेम्ब्रेन के फ्रेगमेंट बनते हैं वो किसके फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वेसिकल के फॉर्म बना लेते हैं। गेट सेपरेटेड अलॉन्ग विद द एसिड इनसॉल्युबल पूल, जबकि उनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो जाता है वेसिकल का, तो वो पास आउट होकर एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर नहीं आ सकते। तो वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर या प्रेजेंट होते हैं। तो हम उसे क्या कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन में पाए जाते हैं, तो हम उन्हें मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। बट एज सच लिपिड मैक्रो मॉलिक्यूलर नहीं है। तो हम लिखें स्ट्रिक्टली, हमें लिखें जैसे लिपिड्स आर नॉट strictly macromolecules, जो लिपिड्स है वो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, वो वेसिकल के फॉर्म में पाया जाता है, इसीलिए एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलता है। उसके बाद हमें लिखना है केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू, केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू, जो लिविंग टिश्यू का केमिकल कंपोजिशन होता है उसके अंदर जो वाटर होता है ना, वो मोस्ट अबंडेंट केमिकल होता है। तो हम लिखें वाटर इज़ द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो वाटर होता है ना वो लिविंग टिश्यू के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हमें एनसीईआरटी का रीडिंग करना है, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स का एनसीईआरटी का हमें रीडिंग करना है।
तो चलिए हम रीडिंग करते हैं। बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स। Biomacromolecules. There is one feature common to all those compounds found in the acid soluble pool. They have molecular weights ranging from 18 to around 800 Dalton approximately. जो एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर पाए जाते हैं, एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर, तो उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 18 से लेकर 800 डाल्टन तक का होता है। द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलते हैं, हैज़ ओनली 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं: प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड. These classes of compound, with the exception of lipids, have molecular weights in the range of 10,000 Daltons and above. जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलते हैं कंपाउंड्स, उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 10,000 डाल्टन या उससे ज़्यादा होता है। फॉर दिस वेरी रीज़न बायोमोलिक्यूल्स केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। वो 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला वो जिसका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन एंड यूजुअली रिफर्ड टू एज माइक्रोमोलिक्यूल और सिंपली बायोमोलिक्यूल्स, जो एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर मिलते हैं, उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 1000 डाल्टन से कम होता है। वो उसे हम क्या कह सकते हैं? सिंपली बायोमोलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। दूसरी जगह वो मॉलिक्यूल होते हैं जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल, या हम कह सकते हैं बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स. The molecules in the insoluble fraction with the exception of lipids are polymeric substance. हम लिपिड को छोड़ दें तो बाकी जो भी होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉलीमेरिक सब्सटेंस होते हैं. Then why do lipids whose molecular weights do not exceed 800 Dalton come under acid insoluble fraction? जो लिपिड है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं है, फिर भी वो कहाँ पाया जाता है? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर पाया जाता है। या हम कह सकते हैं कि मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वहाँ पाया जाता है। लिपिड्स आर इंडीड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, जो लिपिड होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल होता है। कंपाउंड्स and are present not only as such but also arranged into structures like cell membrane and other membrane. सेल मेम्ब्रेन या अदर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। कौन पाया जाता है? लिपिड्स. व्हेन वी ग्राइंड अ टिश्यू वी आर डिस्टर्बिंग द सेल स्ट्रक्चर, हम सेल का स्ट्रक्चर क्या करते हैं? डिस्टर्ब कर देते हैं। सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन आर ब्रोकन इनटू पीसेस एंड फॉर्म वेसिकल्स विच आर नॉट वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। Therefore, these membrane fragments in the form of vesicles get separated along with the acid insoluble pool and hence in the macromolecular fraction. Lipids are not strictly macromolecules. लिपिड है वो सच में मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, वो वेसिकल के फॉर्म में पाया जाता है, इसीलिए वो कहाँ पाया जाता है? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे देखो, सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन आर ब्रोकन इनटू पीसेस, उनके क्या हो जाते हैं? पीसेस हो जाते हैं। अदर मेम्ब्रेन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, एंड फॉर्म वेसिकल्स, क्या बन जाता है? वेसिकल्स बन जाते हैं। जो मेम्ब्रेन होते हैं उसके अंदर फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। आर नॉट वाटर सॉल्युबल, वो जो वेसिकल होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं। देयरफॉर दीज मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, जो मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट होते हैं वो वेसिकल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, गेट सेपरेटेड अलॉन्ग विद द एसिड इनसॉल्युबल पूल, एसिड इनसॉल्युबल पूल में ही प्रेजेंट रहते हैं। हैंस इन द मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन, मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में पाए जाते हैं, बट स्ट्रिक्टली जो लिपिड है वो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। आई होप आपको बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स वाला पोर्शन अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हमें स्टार्ट करना है प्रोटीन। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है प्रोटीन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रोटीन से कहानी आगे। प्रोटीन्स। प्रोटीन्स 9.4। तो सबसे पहले लिखना है हमें, प्रोटीन्स होते हैं
वो क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड होते हैं। तो हम लिखें प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। जो प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड होते हैं। लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं। जो प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड। हमने अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर हमने बायोमोलिक्यूल के फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में हमने देखा था। तो जो प्रोटीन होता है उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, वो लीनियर चेन का स्ट्रक्चर होता है। वो लीनियर चेन किसकी होती है, अमाइनो एसिड्स की, लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स, लिंक्ड बाय किससे लिंक होता है, पेप्टाइड बॉन्ड से, लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। जो अमाइनो एसिड होते हैं वो अमाइनो एसिड मिलते हैं, अमाइनो एसिड ऐसे मिलते हैं सो ऑन। जो अमाइनो एसिड मिलते हैं किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से। तो ये बॉन्ड है वो कैसा है, पेप्टाइड बॉन्ड है। तो अमाइनो एसिड से मिलने से प्रोटीन बनते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स। उसके बाद हमें लिखना है, हमने वहाँ पे देखा था कि जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं लिपिड को छोड़ के, वो सारे जो पाए जाते हैं वो पॉलीमर होते हैं। तो प्रोटीन भी एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर हमने देखा था। तो प्रोटीन भी एक तरह का पॉलीमर है। तो प्रोटीन किसका पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो हमें लिखें ईच प्रोटीन इज अ polymer of amino acids, polymer of amino acids। जो प्रोटीन होता है वो किसका पॉलीमर होता है, अमाइनो एसिड का पॉलीमर होता है। उसके बाद हमें लिखना है 20 टाइप के अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो हम लिखें 20 टाइप, थोड़ा 20 को अच्छे से लिख ले, 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखें एलेनिन, दूसरा लिखना है सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन एक्सेट्रा। जो हमें प्रोटीन होता है वो अमाइनो एसिड्स का पॉलीमर होता है। 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, एलानिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफान एंड लाइसिन। उसके बाद हमें लिखना है जो प्रोटीन होता है वो हमने यहाँ पे डिफरेंट हमने अमाइनो एसिड्स देखे। तो जो प्रोटीन होता है वो डिफरेंट अमाइनो एसिड से बनता है। एक ही तरह का अमाइनो एसिड्स रिपीटेशन में नहीं होता है, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमें लिखना है प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर, प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर। प्रोटीन क्या है, हेट्रोपॉलीमर है, अमाइनो एसिड्स का पॉलीमर है, बट अमाइनो एसिड्स होते हैं वो डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं। एक ही तरह का अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट नहीं होता है। तो हम लिखते हैं प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर एंड नॉट अ होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर नहीं होता है। कौन नहीं होता है होमोपॉलीमर, प्रोटीन। होमोपॉलीमर हम किसे कहते हैं कि एक ही तरह का मोनोमर हो। जैसे हमने एलानिन का हम अमाइनो एसिड्स का हमने प्रोटीन बनाया। जस्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं समझने के लिए। तो हम एलानिन, तो वो एक ही तरह का अमाइनो एसिड्स रिपीटेशन में हुआ, एक ही तरह का मोनोमर बार बार आया, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं होमोपॉलीमर। बट प्रोटीन होता है वो होमोपॉलीमर नहीं होता है, वो हेट्रोपॉलीमर होता है। तो हम लिखें होमोपॉलीमर के अंदर क्या होता है, होमोपॉलीमर हैज़ ओनली
one type of monomer repeating n number of times, repeating n number of times। जो होमोपॉलीमर होता है उसके अंदर एक ही मोनोमर का बार बार रिपीटेशन होता है। जैसे हम देखते हैं अमाइनो एसिड्स हमारे लिए एसेंशियल होते हैं, तो वो हम फूड इनटेक करते हैं, हम फूड खाना खाते हैं तो वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमें मिल जाते हैं। और दूसरे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी से प्रोड्यूस होते हैं। तो हम लिखें सर्टेन अमाइनो एसिड्स are essential for our health, certain amino acids essential for our health, and they have to be supplied through our diet, वो हमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो हमें हमारे जो हम फूड खाना खाते हैं वो हमारे जो डाइट होती है हमें उसे मिल जाता है। उसके अलावा हम लिख सकते हैं हेंस डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। डाइटरी प्रोटीन होते हैं जो हमारी डाइट से हमें मिलते हैं, जो डाइटरी प्रोटीन होते हैं वही एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के सोर्स होते हैं, क्योंकि जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है वो हमें खाना खाते हैं, हमारे एसेंशियल डाइट होती है उससे हमें मिल जाते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स किससे मिलते हैं? प्रोटीन से। तो जो हमारी डाइट के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं वही एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के पार्ट होते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हेंस डाइटरी प्रोटीन्स are the source of essential amino acids, essential अमाइनो एसिड्स के पार्ट होते हैं। उसके बाद हम लिख सकते हैं अमाइनो एसिड्स को हम एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लिखें अमाइनो एसिड्स can be essential or non-essential जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो एसेंशियल भी होते हैं और नॉन एसेंशियल भी होते हैं। उसके बाद हमें लिखना है the later are those which our body can make, जो हमारी बॉडी बनाती है वो क्या होते हैं? नॉन एसेंशियल होते हैं। while we get essential amino acids through our diet, या फूड। जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हमारी डाइट से हमें मिल जाते हैं, और जो नॉन एसेंशियल होते हैं वो हमारी बॉडी से प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद हमें लिखना है जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे वो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करते हैं। हमने सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखा था, हमने ऐसे बनाया था सेल मेम्ब्रेन, जैसे हमने बनाया था, हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में हमें पढ़ा था। फिर यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट थे, वो क्या कर रहे थे? बाहर वाले मॉलिक्यूल को अंदर लाने में हेल्प कर रहे थे। जो बाहर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उन्हें सेल के अंदर लाने में हेल्प कर रहे थे। बहुत सारे प्रोटीन होते हैं
वो इन्फेक्शन से हम सेल को बचाते हैं। उसके बाद जो सम हार्मोन होते हैं वो भी प्रोटीन होते हैं, और सम एंजाइम होते हैं वो भी प्रोटीन होते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो उसके बाद हमें लिखना है जैसे प्रोटीन्स कैरी आउट मैनी फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैनी फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं प्रोटीन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। मैनी फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म some transport nutrients some transport nutrients across cell membrane. Some fight infectious organisms. Some are hormones. Some are enzymes. एक्सेट्रा। अब हमें मीनिंग समझना है। जैसे प्रोटीन होते हैं वो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। जो मॉलिक्यूल होते हैं सेल मेम्ब्रेन से उसे पास करवाने भी हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सम बहुत सारे इन्फेक्शन से फाइट करते हैं प्रोटीन। बहुत सारे हार्मोन होते हैं, बहुत सारे एंजाइम भी होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें लिखने हैं। आपने नोट बनाकर अच्छे से लिखना है दोनों पॉइंट को। दोनों क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकते हैं। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है एनिमल वर्ल्ड के अंदर वो क्या होता है? वो होता है कोलेजन। क्या होता है? कोलेजन। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड इज कोलेजन। उसके बाद दूसरा नोट बनाकर लिखना है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ बायोस्फीयर। मोस्ट अबंडेंट protein in the whole of the biosphere। पूरे बायोस्फीयर में जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है वो क्या है? वो है रुबिस्को। इसका फुल फॉर्म क्या होता है हम लिख लें। राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजीनेज। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, तो उसका आंसर आएगा कोलेजन। और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर दैट इज रुबिस्को, राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजीनेज। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हम प्रोटीन वाले के एनसीईआरटी रीड कर लें। जैसे प्रोटीन वाला पोर्शन हमें पढ़ना है। यहाँ पे अब हमें पढ़ना है प्रोटीन वाला पोर्शन। थोड़ा सा ये एनसीईआरटी वाला रह गया है तो हम
उसे भी पढ़ लेते हैं। जैसे एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। जो सेल होता है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर। द मैक्रोमोलिकुलर, यहाँ पे हम थोड़ा रब कर दें, उसके बाद हमें लिखना है द मैक्रोमोलिक्यूल्स from cytoplasm and organelles become the acid insoluble fraction। जो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं वो इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आते हैं। उसके अंदर क्या आता है? साइटोप्लाज्म का कंपोजिशन और ऑर्गेनेल होते हैं। वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर। एसिड इनसॉल्युबल पूल और एसिड सॉल्युबल पूल, उसे साथ में मिलाकर हम क्या कहते हैं? टुगेदर दे रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू और ऑर्गेनिजम्स। उन दोनों को हम साथ मिला लें तो पूरा कंपोजिशन हो जाता है लिविंग टिश्यू या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है वो ज़्यादातर किस में पाया जाता है? एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर। ऑर्गेनेल वगैरह वो एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर। तो दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू या ऑर्गेनिज्म। इन समरी, if we represent the chemical composition of living tissue from abundance point of view are arranged them class wise, we observe that the water is the most abundant chemical composition। जो वाटर होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं वाटर एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल के अंदर जो एवरेज पाया जाता है, तो जो वाटर होता है वो 70 से 90% होता है। प्रोटीन्स 10 से 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2% और न्यूक्लिक एसिड 5 से 7% और आयरन 1% पाए जाते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है प्रोटीन। प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड, दे आर लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड एज shown in figure 9.2। Each protein is a polymer of amino acids as there are 21 type of amino acids: alanine, cysteine, proline, tryptophan, lysine etc। 20, ये थोड़ा पुराना एनसीईआरटी वाला है, तो अब नई एनसीईआरटी में 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं। अ प्रोटीन्स इज अ हेट्रोपॉलीमर एंड नॉट अ होमोपॉलीमर। प्रोटीन क्या है? हेट्रोपॉलीमर है। अ होमोपॉलीमर हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर repeating n number of times। This information about the amino acids content is important as later your nutrients lesson you will learn that the certain amino acids are essential for our health and they have to be supplied through our diet। जो एसेंशियल है वो हमें डाइट से मिल जाते हैं। डाइटरी प्रोटीन होते हैं वो एसेंशियल अमाइनो एसिड के सोर्स होते हैं। देयरफॉर अमाइनो एसिड्स कैन बी essential or non-essential। The later are those which our body can make, उसे non-essential कहते हैं। While we get essential amino acids through our diet food, protein carry out many functions in living organism। के अंदर प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। Some transport nutrients across cell membrane, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं मॉलिक्यूल से। Some fight infectious organism, some are hormone and some are enzymes। उसके बाद हमें देखना है कोलेजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। रूबिस्को जो होता है राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज इज द मोस्ट ऑफ द अबंडेंट प्रोटीन इन होल ऑफ द बायोस्फीयर। पूरी बायोस्फीयर में जो अबंडेंट प्रोटीन है वो रूबिस्को है और एनिमल वर्ल्ड के अंदर कोलेजन। उसके बाद हमें पढ़ना है प्रोटीन और उसके फंक्शन। जो कोलेजन होता है वो इंटरसेल्यूलर ग्रुप सबस्टांस। जो ट्रिप्सिन होता है वो एंजाइम है। इंसुलिन हार्मोन है। एंटीबॉडी फाइट इन्फेक्शन इन्फेक्शियस एजेंट्स। रिसेप्टर सेंसरी रिसेप्टर स्मेल टेस्ट हार्मोन एक्सेट्रा। GLUT4 इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। ये हमें लर्न करना है, अच्छे से लर्न करना है हमें। उसके बाद हमें देखना है जैसे पॉलीसैकेराइड। अब हमें क्या देखना है? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड लिखें हम 9.5 पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स
जो पॉलीसैकेराइड है वो भी पॉलीमर है। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर पाया जाता है। पॉलीसैकेराइड मतलब बहुत सारे शुगर का चेन, शुगर 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 मिलकर पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है, जो हमने बनाया था ऊपर एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर पॉलीसैकेराइड है, वो एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हम लिखें पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल पूल, प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल पूल। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनसॉल्युबल पूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो पॉलीसैकेराइड है वो किसका पार्ट है? हम लिख सकते हैं पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अंदर मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो हमें क्या पढ़ना है? पॉलीसैकेराइड। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे पॉलीसैकेराइड हमें पढ़ना है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे ये हमने शुगर बनाया, ये शुगर, ऐसे ऐसे बहुत सारे जुड़ जाएंगे शुगर, तो हम उसे क्या कहेंगे? पॉलीसैकेराइड्स। तो हम लिख सकते हैं पॉलीसैकेराइड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। जो पहले पॉलीसैकेराइड है वो शुगर की लॉन्ग चेन है। वो कैसे होते हैं? थ्रेड्स जैसे होते हैं। तो हम लिखें दे आर थ्रेड्स containing different monosaccharides, different monosaccharides as building blocks। जो पॉलीसैकेराइड होते हैं वो थ्रेड जैसे होते हैं, और वो डिफरेंट मोनोसैकेराइड उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। उसके बाद हम जो पॉलीसैकेराइड वाला पोर्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम पॉलीसैकेराइड का सिर्फ एनसीईआरटी वाला पोर्शन देख लेते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में भी पॉलीसैकेराइड का एनसीईआरटी वाला पोर्शन देखेंगे ही। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं पॉलीसैकेराइड किसे कहते हैं। पॉलीसैकेराइड हम दूसरी बार देखने ही वाले हैं, सिर्फ यहाँ पे ओवरव्यू लेना है। द एसिड इनसॉल्युबल पैलेट ऑल्सो हैज़ पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट में आता है पॉलीसैकेराइड। एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, पॉलीसैकेराइड आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। They are threads, literally a cotton thread containing different monosaccharide as building block. For example, cellulose is a polymeric polysaccharide consisting of one type of monosaccharide, glucose. जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, सेल्यूलोज है वो पॉलीसैकेराइड है। हम यहाँ पे देख सकते हैं जो सेल्यूलोज वो पॉलीसैकेराइड है। क्या है? पॉलीसैकेराइड है। उसके अंदर कौन सा देख सकते हैं हम यहाँ पे? पॉलीसैकेराइड कंस्ट वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड, वो क्या है? ग्लूकोज। तो हम लिख सकते हैं वन टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड, वन टाइप ऑफ मोनोमर। वो मोनोमर क्या है? वो मोनोमर है ग्लूकोज। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद हमें देखना है, जैसे सेल्यूलोज इज़ अ होमोपॉलीमर। ये सेल्यूलोज है वो होमोपॉलीमर है क्योंकि उसके अंदर एक ही टाइप का मोनोमर जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं वो प्रेजेंट है। स्टार्च इज़ अ वेरिएंट ऑफ दीज बट प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। जो प्लांट के टिश्यू होते हैं उसके अंदर जो स्टार्च होता है वो एनर्जी स्टोर करता है, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी को स्टोर करता है। और स्टार्च होता है वो प्लांट टिश्यू के अंदर पाया जाता है। स्टार्च भी वन टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड है। एनिमल्स हैव अनदर वेरिएंट कोलेजन, ग्लाइकोजन पाया जाता है। इन्यूलिन इज़ अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। जो इन्यूलिन होता है वो पॉलीमर है किसका? फ्रक्टोज का पॉलीमर है। इन अ पॉलीसैकेराइड चेन से ग्लाइकोजन, द राइट एंड इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एंड, द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग एंड। जो उसका राइट एंड होता है वो रिड्यूसिंग होता है और जो
लेफ़्ट एंड होता है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है, जो राइट एंड होता है वो रिड्यूसिंग होता है, जबकि लेफ़्ट एंड होता है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है। इट हैज़ ब्रांचेस एज सोन इन द फॉर्म ऑफ अ कार्टून, जो हमें फिगर में दिखाया है। स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो स्टार्च होते हैं उसका हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। In fact, starch can hold I2 molecules, iodine molecules, in the helical portion. The starch iodine is blue in color. Cellulose does not contain complex helical. Cellulose के अंदर ऐसे helical नहीं पाए जाते, and hence cannot hold iodine molecule को hold नहीं कर पाते। Plant cell walls are made up of cellulose. Paper made from plant pulp is, ये डायग्राम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पोर्शन ऑफ ग्लाइकोजन, यहाँ पे ग्लाइकोजन का डायग्राम दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे पढ़ना है, जैसे कॉटन फाइबर इज सेल्यूलोज, देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड इन नेचर, दे हैव बिल्डिंग ब्लॉक्स, अमाइनो शुगर एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर, ग्लूकोसामाइन एंड एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, exoskeleton of arthropods for example have a complex polysaccharide called chitin. chitin का उनका exoskeleton बना होता है। these complex polysaccharide are heteropolymers। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। पॉलीसेकेराइड वाला पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से अच्छे से पढ़ने ही वाले हैं। आई होप आप उसे ज़रूर रीड करना। यहाँ तक हमारा जितना पोर्शन हुआ है एनसीईआरटी से आप उतना रीडिंग करना। आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।